करें शुरू। चलिए भैया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स। देखो यार, रे ऑप्टिक्स में अगर हमने पढ़ा था तो लाइट में हमने रे के बारे में पढ़ा था कि कैसे, तो रे में हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये सारी चीजें पढ़ी है अपन ने। और रे में एक्चुअली इसमें अपन एक रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन के बाद अपन एक रिफ्लेक्शन पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है अपन ने। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। टीआईआर का मतलब भी समझ में आ गया था आपको? यस, उसे टीआईआर बोलने का रीजन ये होता है कि भैया उसमें 100% ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्ट। बात समझ में आ गई? यस। अब बात करें वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में एक्चुअल में एक वर्ड हम जब बात करते हैं, हम दोनों ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट शोज ड्यूअल नेचर। कितने नेचर शो करती है ये? दो। अरे बस समझ में। अब इससे बेसिक से समझना बिल्कुल कि कहां से लाइट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो अगर मैं बात करूं न्यूटन पूरा 11th मैकेनिक्स उन्हीं से भरा हुआ है, न्यूटन से। अब न्यूटन अगर लाइट अगर ऑप्टिक्स में अपनी टांग ना लगाए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब एक ऐसा फिजिक्स के अंदर एक ऐसा कहीं पार्ट ही नहीं है जहां पे न्यूटन ने अपनी टांग लगाई। सभी जगह उनका हाथ है, मतलब कहीं ना कहीं तो दे रखा है। तो न्यूटन ने क्या बोला था? तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं न्यूटन जो न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, इसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है, लाइट इज प्योर पार्टिकल्स। लाइट क्या है बेटा? प्योर पार्टिकल्स। मतलब लाइट में बोले भैया जो ये सन से जो लाइट आ रही है वैसे पार्टिकल बिखर रहे हैं हमारी धरती पे। अरे बस समझिए, मतलब उन्होंने बोला कि प्योर पार्टिकल्स। लेकिन क्या हुआ कि भैया इन्होंने प्योर पार्टिकल्स बोला तो ये पार्टिकल्स से इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बाकी सारी चीज तो समझा दी, लेकिन ये पोलराइजेशन हो गया और इंटरफेरेंस जैसी कुछ प्रोसेस होती है, उनको ये अच्छे से समझा नहीं पाए। तो ये वाली जो थ्योरी हो जाती थी यहाँ पे, ये हो जाती थी हमारी फेल। अरे बात समझ। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक हाइगन करके कोई बंदे आए, इसे बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। उन्होंने बोला कि जो लाइट है, एक एक चीज समझना बेटा, लाइट इज प्योर वेव्स। क्या है बेटा? लाइट प्योर वेव्स है। इन्होंने भी बहुत सारे पोलराइजेशन वगैरह, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब समझा दिया है। लेकिन बहुत सारी जैसे एब्जॉर्प्शन, इमिशन जैसी प्रोसेस है, वो ये भी समझा नहीं पाई। मतलब ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई यहाँ पे? और फिर उसके बाद आए थे सन 1905 में, 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो भी है, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली कि जो लाइट है, लाइट इज क्वांटा। सुना है क्वांटा क्या होता है? फोटोन्स का मतलब होता है बेटा एनर्जी के पैकेट्स। अब इन्होंने इन्हीं एनर्जी पैकेट्स, मतलब ये जो थ्योरी थी ना, ये बहुत मायने रखती है। इन्हीं की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था उन्होंने सन 1921 में शायद। तो इन्हों की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने बोला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो इसका यूज भी अपने गुजरात के अंदर भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने वाला है, या लग रहा है, आपने सुना होगा ये बात। तो ये जो सोलर एनर्जी हमारा जो है मैक्सिमम आगे आने वाला फ्यूचर है। अभी तो हम इसका मैक्सिमम यूज नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारे घरों की जो छत रहेंगी वो भी सोलर पैनल से लगी हुई है। अरे बस मतलब मैक्सिमम यूज आप सोलर एनर्जी करेंगे। अभी इतना डोमेस्टिक लेवल पे यूज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाला फ्यूचर है। हमारी कार है जो चलेंगे, हमारी कार की जो छतें होंगी वो भी ऊपर सोलर पैनल्स लगे होंगे, ताकि हमारी जो एनर्जी हम वहां से बचा सके। तो ये बहुत ही काम की चीज है। तो उन्होंने बोला लाइट इज अ क्वांटा। ये भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा पाए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ये वाली थ्योरी भी हमारी नहीं समझा पाए। तो ये वाली भी लगभग क्या हो गई, तो फिर भी नोबेल। उसके बाद चौथे नंबर पे आए थे मैक्सवेल। नाम सुना है आपने? यस। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब अगर मैं बात करूं मैक्सवेल की, मैक्सवेल ने बोला कि लाइट है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है लाइट? क्या है हमारी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने इमिशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे इन्होंने करवा दिया, लेकिन ये भी एक पोलराइजेशन जैसी कुछ चीजें हैं जो ये भी नहीं समझा पाए। अरे बात समझ में? तो ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई हमारी? लेकिन ये चारों की चारों थ्योरी फेल बिल्कुल भी नहीं थी। सभी अपनी जगह पे क्या थे? सही थे। तो सभी ने मिलकर हमने एक यहाँ पे 5वें नंबर की हम यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी यहाँ पे डेवलप किए, मॉडर्न थ्योरी। और ये मॉडर्न थ्योरी यहाँ पे बताती कि जो लाइट
is particles as well as waves। मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और क्या है, वेव भी है। अरे बात समझ में? तो अब यहाँ पे हम लाइट की मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्यूअल नेचर यहाँ पे मानते हैं कि लाइट जो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है और साथ में वेव्स की तरह भी बिहेव करता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, एक श्रोडिंगर करके भी एक जो बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पोजीशन एक पैरेलल यूनिवर्स वाला कांसेप्ट भी अप्लाई किया है। इस वाले पूरे वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस दुनिया के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों को यहाँ पे बताता है। बहुत ही कमाल का चैप्टर है बेटा ये। जैसे अगर हम बात करें कि यंग डबल स्लिट पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कुछ साइंटिस्ट ने अभी कुछ साल पहले इन्होंने क्या किया कि दो स्लिट मतलब दो छोटे छोटे होल्स, उनसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाला। अब इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या देखा यार कि जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल है, तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने उनको ऑब्जर्व करना बंद किया वो ऑटोमेटिक वेव फॉर्म में तब्दील हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मार्कर तब तक मार्कर है जब तक हम या आप कोई भी इसको ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे इसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक किस नेचर में आ जाता है, वेव नेचर में। जैसे हम बात करें ताजमहल को, हम अपने इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे हम ताजमहल देख सकते हैं अगर आप दिमाग के अंदर देख सकते हैं ना, ये एक इमेजिनरी है लेकिन अभी वो वेव फॉर्म में अपने लिए। लेकिन अगर हम यहाँ से आगरा जाए और फिर देखें कि हाँ ये ताजमहल है तो वो एक्चुअल अपना एक रियल फॉर्म ले लेता है हमारे लिए। तो मतलब ये एक्चुअली एक बहुत ही क्रिटिकल थ्योरी है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। दुनिया का अगर सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अरे बात समझ में? और इसके बारे में अपन काफी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज समझ में आ गई बेटा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किसी की भी थ्योरी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी अपनी जगह सही है। तो क्या मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव, मतलब एक किसी भी स्टैंड पर ये दोनों तरह से हमारा बिहेव करती है, पार्टिकल भी और वेव। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसका नोट कीजिए फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेटा चार पांच पॉइंट पढ़े और पांचों पॉइंट मैंने बोला था मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर करता है, पार्टिकल से एंड साथ में वेव। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इसे वेव फ्रंट्स वगैरह हाइगन्स थ्योरी कोहेरेंस ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा लास्ट में, क्योंकि इन पे बेस्ड जो ज्यादा प्रॉब्लम थी बनती है अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वैसे मैं ये भी कराऊंगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है सारी चीजें। लेकिन हमें जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है वेव। अगर बात करें तो यहाँ पे वेव इक्वेशन समझना बेटा इसको अच्छे से। आपने साउंड वेव्स नहीं पढ़ा है 11th में? नो, चलिए कोई बात नहीं। तो वेव इक्वेशन यहाँ पे आपका आधा मतलब 50% आप साउंड वेव्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वेव इक्वेशन, अगर मान लो कोई भी वेव, सपोज कीजिएगा ये कोई भी पाथ है और इस पे ये वेव हमारी इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, मतलब ये हमारी वेव जो है ऐसे ऐसे होता है क्या इसका? आएगा समझ में? तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे अप डाउन, तो ये वाली डायरेक्शन को अगर मैं y मानूं तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? x होती है। अरे बात समझ में? इसको अगर मैं एक रियल फीलिंग की बात करूं तो इसको रियल में हम कैसे तब्दील करते हैं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर एक यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक, और एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक ऐसे बांध दिया, समझना इसको। और यहाँ से एक रस्सी बांधी और इस रस्सी में टाइट करके स्प्रिंग इस तरह से हमने बांध रखी। अगर मैं यहाँ पे इस स्प्रिंग को ऐसे नीचे थोड़ा सा खींच के इस ब्लॉक को नीचे खींच के तो ये क्या इस तरह से मोशन करेगा क्या ब्लॉक? तो इसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है ये क्या इस तरह से मूव करेगी? अरे बस मतलब इस स्प्रिंग में एक टाइप की क्या वेव जनरेट होगी। नहीं आई मेरी बात समझ आ गई? तो मतलब ये जो वेव है ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगी, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है? y, तो वेव किधर मूव करेगी? x। बात समझ में आ गई? तो बात करते हैं अपन यहाँ पे वेव इक्वेशन की। तो वेव इक्वेशन आपको याद रखना है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस 5। आपको मैं हर चीज इसका समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने 3 पार्ट लिए मैंने, ओमेगा t, kx और 5। ये तीनों का जहां पे यूज होगा हम अलग अलग सिंगल लेके भी यहां से काम चला सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ह्यूज इक्वेशन है,
इस इक्वेशन से अपने सारे प्रॉब्लम जो है वो वेव्स से रिलेटेड वो सोल्व हो जाने हैं। इसी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, सभी जगह इसका यूज होगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पे y की अगर मैं बात करूं तो y जो है बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा? ये पार्टिकल। मतलब ना पार्टिकल की किधर मूव कर रहा है? डिस्प्लेस y डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद a की अगर मैं बात करूं तो a है हमारा एम्पलीट्यूड। नाम सुना है एम्पलीट्यूड? मतलब अगर ये वेव है तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब ये इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या कहलाता है? इसका एम्पलीट्यूड। अरे बात समझ में? स्प्रिंग को आप पकड़ के छोड़ दो, इस तरह मोशन करें तो उसके सेंटर से लेके मैक्सिमम जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्पलीट्यूड। है ना, टू एंड फ्रो। यस तो एम्पलीट्यूड। साइन को आप जानते हैं, साइन एंगुलर, इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी को आप सभी जानते हो, टी मतलब टाइम। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बाय टी, या ऐसे ही लिख सकते हैं 2 पाई। देखो मैं जो भी कराते जा रहा हूं समझना है, सारी चीजें काम की। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पाई बाय टी। टी इज व्हाट? टाइम पीरियड एट एफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? यस। चलिए ऐसे यहां पे जो k आता है, k जो आता है इसे बोलते हैं हम एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर यहाँ पे मैं बात करूं k की तो k का मतलब होता है यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। आ रही बात समझ में? और अगर जब हम यहाँ पर ऐसा करें कि ओमेगा बाय k अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2 पाई बाय t डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई ओमेगा लैम्डा बाय लैम्डा। अच्छा लैम्डा कैसे बोलते हैं कि एक साइकिल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को लैम्डा बोलते हैं क्या? अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 पे चला तो यहाँ से पहुंचने में एक साइकिल में जितना टाइम पीरियड होता है उसी को क्या टाइम बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। यस। लैम्डा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो यार ये जो एक्चुअली इसी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है ओमेगा बाई k। तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया मुझे किसी भी साउंड वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कोई सी भी वेव का मुझे वेलोसिटी निकालना है और पूछा गया कि भैया आपको इक्वेशन दे रखी तो हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो t के कोएफिशिएंट में डिवाइड कर देंगे किसके कोएफिशिएंट से? x के कोएफिशिएंट में। आ रही बात समझ में? अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी ऐसी कोई इक्वेशन देके पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो आपको क्या करना है? t के कोएफिशिएंट में किससे डिवाइड कर देना है? x के कोएफिशिएंट से। बात समझ में आ गई क्या है? उसके बाद लास्ट बचा है x पे डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेव का। यहाँ पे मैं फाई की बात करूं बेटा, फाई को बोलते हैं हम यहाँ पे फेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फेस। क्लियर है? यहाँ पर एक वेव इक्वेशन ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है और मैंने हर चीज में हमें एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है ना? व्हाट इज द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टाइम t? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर। क्लियर है? ओमेगा बाय k करेंगे तो यहां से इसको क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। फाई इज व्हाट? फेस। यहां तक का सीन क्लियर है? तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, फिर अपन इस पे बेस्ड आगे बढ़ेंगे और करेंगे परफॉर्मेंस। साइलेंट देखिएगा। रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। मैं यहाँ पे तीनों चीजें मतलब एक साथ करवा रहा हूँ और पहला ठीक है। इसके बाद हम सुपरपोजिशन वगैरह करेंगे, तो ये इधर का हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला चीज अगर मैं बात करूँ फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और यहाँ पे देखो फेस का मतलब होता है, जो फेस का मतलब होता है एंगल। क्या होता है बेटा? एंगल, मतलब एंगल डिफरेंस। पाथ का मतलब होता है जो वहां पे अपन ने वेव इक्वेशन में जो x पढ़ा था ना, वो पाथ का डिफरेंस, और वहां पे t पढ़ा था उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे टाइम। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे। अब देखो मान लो क्या होता है, आप अच्छे समझना इस चीज को।
सपोज करो दो सोर्सेस है हमारे, इस वाले को मैं S1 नाम दे रहा हूँ और इस वाले को नाम दे रहा हूँ इस इन दोनों से यहाँ पर वेव आ रही है और वो किसी पॉइंट पर मिलती है, ऐसे यहाँ से मिला पॉइंट, मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इसी को बोलते हैं हनीफा स्कूल है, ठीक है। और ये जो दो बंदे हैं, एक S1 से आ रहा है और एक कहाँ से आ रहा है S2 से। अब इसको अच्छे से समझना, मान लो इसका जो एंगल है इसको मैं यहाँ पे ∅1 नाम दे रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ ओमेगा T1 प्लस KX1 और इसके जो एंगल को मैं ∅2 नाम दे रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं ओमेगा T2 प्लस KX2। पल्ले पड़ गया? बस मैंने एंगल लिखा था और मैंने फाई लिखा था ना, उसका पूरा मतलब ये था, मतलब टोटल एंगल मान लो इसका ∅1 और इसका क्या है ∅2। ये वेव है और वेव में से मैंने एंगल निकाल लिया है। अब मान लो कि इन्हें दोनों को मिलकर इस पॉइंट P पे मिलना है। अब मान लो एक बंदा जो है सेम टाइम में हमें मान लो कि 9:30 पे हमें इस पॉइंट मतलब हनीफा स्कूल में पहुंचना है सेम टाइम पे। एक बंदा वडोदरा से आ रहा है, एक बोरसद से आ रहा है, तो दोनों का क्या अलग-अलग पाथ होगा? यस। कोई ज्यादा लंबा पाथ कवर करके आएगा और कोई कम पाथ कवर करके आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यार यहाँ पे इस पॉइंट P पे मिलते हैं, तो अगर मैं बात करूं इनके फेस डिफरेंस निकालना है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा फाई और ये तो होता है ∅2 माइनस डेल्टा फाई का मतलब होता है ∅2 माइनस ∅1। ये समझ चुके अपन, पहले मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दूसरे में से पहले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं ∅1 पहला कंडीशन, इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, मतलब यहाँ पे जो टाइम आपस में क्या है सेम, लेकिन एक ज्यादा दूर से आ रहा है और एक कम दूर से आ रहा है। तो अच्छा यार यहाँ पे ∅1 ऐसा हो जाएगा कि बेटा बताओ जरा, ओमेगा T प्लस KX1 यस ऐसे ∅2 कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ पे ओमेगा T प्लस KX2। टाइम मैंने T1 और T2 ये क्या ले लिया है यहाँ पे मैंने T। देखो यहाँ पे भी T ले लिया, टाइम सेम है, बात समझ में आ गया? मतलब टाइम तो सेम है लेकिन फिर भी पाथ में क्या है डिफरेंस। अगर मैं ∅2 माइनस ∅1 करता हूँ तो वो डेल्टा फाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ∅2 माइनस ∅1। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डेल्टा ∅2 माइनस ∅1, इसमें से इसको घटाएंगे ओमेगा T से ओमेगा T कैंसिल हो जाएगा क्या? KX1 प्लस तो KX2 माइनस KX1 हो जाएगा क्या बेटा? यहाँ से डेल्टा फाई इज इक्वल टू K X2 माइनस X1। समझ में आ गया ये? अच्छा यार तो यहाँ से डेल्टा फाई इज इक्वल टू K की जगह में क्या 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? यस। K की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा। और x2 माइनस x1 की जगह डेल्टा x। यस बात समझ में आ रही है? यस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके बीच में बेटा? ये रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो ये याद रह जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। चलिए मैं दूसरा भी आपको कराई देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन बेटा सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करता है तो मैं बोलूं कि इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, मतलब टाइम चेंज होगा। यस टाइम चेंज हो गया, मतलब दोनों रूममेट है लेकिन एक बंदा एक्टिव और दूसरा आलसी है। एक मतलब 2:30 पहुंच रहा है और एक पहुंच रहा है 9:45, तो दोनों का 15 मिनट का टाइम डिफरेंस हो गया क्या? अरे बस समझिए। तो इस केस में ∅1 को क्या लिखते हैं बेटा बताओ जरा? ओमेगा T1 प्लस KX एंड सेम ∅2 को लिखते हैं ओमेगा T2 प्लस KX। हां तो सेम जगह से सेम डिस्टेंस है लेकिन दोनों का क्या है पाथ है डेल्टा फाई, तो टाइम अलग अलग है। तो यहाँ पे डेल्टा फाई डायरेक्ट कर दूं क्या? ∅2 माइनस ∅1 हां क्या हो जाएगा? ओमेगा T2 माइनस ओमेगा KX। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा यहां से कॉमन ले लेते हैं T2 माइनस T1। अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी आपको 2 पाई f 2 पाई t और डेल्टा t। तो यार ये किसके बीच में रिलेशन है बेटा? पार्ट फेज और टाइम डिफरेंस। अरे मैं समझे वो किसके बीच में था? फेज और टाइम डिफरेंस। तो ये जो मैं बोल रहा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड और ये दोनों जो है दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, हर एक साल छोड़ के या फिर मैक्सिमम कंटिन्यू ईयर्स में इन दोनों फार्मूले में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे। आप देख लेना जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि मनीष सर सही है। ठीक है तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिएगा।